शिक्षा सिर्फ किताबों और अंकों तक सीमित नहीं होती है। यह एक यात्रा है जिसमें हर विद्यार्थी अपने सपनों की उड़ान भरते हैं और इस यात्रा में सबसे बड़ा मार्गदर्शन एक सच्चा और अच्छा गुरु होता है। आज हम लोग के साथ जुड़े हैं हरीश मिश्रा सर, जो एजी मेमोरियल स्कूल और दीप्ति ब्रिजवल स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं, जिनके अनुभव, विचार और कहानियां हमें जिंदगी में एक नई राह दिखाएगी। सर न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा दिए हैं, बल्कि विद्यार्थियों के जीवन में अनुशासन, सकारात्मक सोच एवं नई ऊर्जा भरने का भी प्रयास किया है। तो चलिए हम लोग इस सफर को शुरू करते हैं और सर से जानते हैं कि इस क्षेत्र में सर को क्या-क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इन सारी चीज़ों का सर समाधान कैसे निकाले। सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके जीवन का वो पल जब आपने शिक्षा के क्षेत्र का चुनने का निर्णय लिया और इसमें आपका सफर कैसा रहा? सर नमस्कार सबको, दर्शकों को हरीश सर मिश्रा की तरफ से सभी लोग को प्रणाम। तो देखिए होता क्या है ना कि मैं जो मैंने अपना जो कैरियर जो है और स्टूडेंट लाइफ दोनों एक साथ ही हमारा शुरू हुआ। हम जब 10 में पढ़ते थे तो चूंकि मेरा मैथ अच्छा था तो हमारे दोस्त सब थे, क्लास के जो दोस्त से भी हमसे आकर के पूछते थे कि सवाल वाल बनाने के लिए बता देते थे, तो बड़ा मजा आता था। मुझको बड़ा इंटरेस्ट मिलता था उसमें। बच्चे भी खुश हो जाते थे, टिफिन उपिन करते थे, थोड़ा हमको भी खिला उला देते थे, तो अच्छा लगता था, सम्मान करते थे। 10 का जब मेरा परीक्षा हुआ तो मेरे 2 दोस्त जो हमारे मोहल्ला के थे वे लोग फेल हो गए, परीक्षा में फेल हो गए। उसमें बहुत लोग फेल होते थे, तो चूंकि दोस्त हैं एक साथ हम लोग गपशप करते हैं, तब कैसे गपशप होगा। वो फेल हो गया, मैं पास हो गया, आगे पीछे बढ़ गया। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया, काम करो शाम को जब हम गपशप करते हैं या तो तुम हमारे घर आ जाओ या तो मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ और मैं तुमको 4-6 महीना जो है हाथ में मैं तुमको पढ़ा दूंगा। तो मैंने उसको पढ़ाने लगा। 4 महीना 5 महीना के बाद अपना एग्जाम हुआ और बच्चा पास हो गया, दोनों दोस्त पास हो गए हमारे। इससे क्या हुआ कि मैंने बहुत खुश हुआ और हमको भी खुशी भी। और उसके घर वाले लोग बुला करके मेरा सम्मान करना, खाना पीना खिलाना, बहुत एकदम पकवान बना करके अच्छा भोजन बनाए खाए। तो मुझे बड़ा मजा आने लगा कि देने वाला भी खुश है, लेने वाला भी खुश है और लेने वाले के साथ जुड़े हुए लोग भी खुश हैं। इससे क्या हो गया, समाज में मेरा प्रतिष्ठा थोड़ा बढ़ता गया और बाद में मैं एक ब्रांड बन गया कि जो कमजोर बच्चा फेल कर गया वो हमारे पास आता था गारंटी के साथ। मैं 5 महीने के अंदर में बच्चों को ऐसा कुछ पढ़ा देता था 40-50 नंबर का, विशेष करके मैथ ही लोग फेल करते थे, तो ऐसा सुंदर ढंग से मैं पढ़ा देता था उनको कि पास होना एकदम गारंटी था इनका। बाद में क्या हुआ ना कि मैंने बाहर के लोग भी सुनने लगे, भाई अच्छा कोई टीचर है पढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे पैसा देकर के लोग पढ़ने आने लगे और मुझे भी अच्छा लगा, सम्मान है, इज्जत है और खुशी भी मिल रही है। किसी को कुछ बना रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं होती है और मैंने इस क्षेत्र को चुना। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा शिक्षक या व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने आपको इस राह पर चलने की प्रेरणा दी? देखिए, जैसा मैं आपको बताया कि मेरा जो करियर की शुरुआत मेरे स्टूडेंट लाइफ से शुरू हो गई थी। किसी को वहाँ पर प्रेरणा देने का तो मौका ही नहीं मिला पहली बार। हम तो वहीं से शुरू होते चले गए। लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन कर लिया और देखा कि हमारे जितने दो साथी जो थे हमसे कमजोरी थे, नौकरी का प्रिपरेशन करके और उस जगह अच्छे जॉब पा रहे थे, गवर्नमेंट जॉब पा रहे थे। तो उस समय मुझे लगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, ये कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा-सा मैं कन्फ्यूज़ हुआ उस समय, कुछ समय के लिए कि हम सरकारी नौकरी पा जाते हैं, हमसे कमज़ोर बच्चा नौकरी पा गया, हम अपना इसी में पड़े हुए हैं। तो थोड़ा-सा माइंड मेरा कन्फ्यूज़ हुआ। उसके लिए मेरा दोस्त है दिनेश श्रीवास्तव, जो मेरा क्लोज़ फ्रेंड और वो एयर फ़ोर्स में था, अभी वो सीएजी डिपार्टमेंट में दिल्ली में नौकरी कर रहा है। वो हमको मोटिवेट किया। हमको मोटिवेशन मिला, बोला कि नहीं देखो, तुम जिस तरह से रमे हो, एक अच्छा तुम्हें हमारा एक बहुत अच्छा मार्केट बना हुआ है, अच्छी पढ़ा रहे हो, तुमको अच्छा भी लग रहा है, तो ट्यूशन को करियर बनाया जा सकता है। हाँ, उतार चढ़ाव होगा,
घबराना नहीं है, लेकिन एक करियर बनाया जा सकता है। तो उससे मोटिवेशन मिला। इसके बाद मैंने पार्ट टाइम टीचर चश्मत स्कूल में मैं 25 सालों तक मैं पार्ट टाइम पढ़ाया। इस आशा में पढ़ाया था कि ट्यूशन कर रहे हैं, कभी सरकार गवर्नमेंट का कोई रूल आएगा, हम लोग को एब्जॉर्ब कर लेगा, हम लोग सरकारी टीचर हो जाएंगे। बहुत दिनों तक इंतजार किया, हुआ नहीं। तो वहाँ पर जो गुरुजी लोग तो थे ना, हमको पढ़ाए हुए थे, उन लोग के साथ पढ़ाने में और मजा आता था। और जितने सर थे, रमाज्ञा राय सर थे, बीके पांडे सर थे, अंबिका राय, जितने भी सर जो थे, ये सभी लोग बहुत हमको मानते थे। अशोक सिंह इतने ज्यादा हमको प्यार करते थे और हमको प्रोत्साहित करते थे, मेरी प्रशंसा करते थे, जिससे हमको एनर्जी मिलती गई और मैं उस क्षेत्र में अंदर बहुत गहराई तक जाता रहा। आज भी वो गुरुजी लोग हैं, आज भी भेंट मुलाकात होती है तो हमको मोटिवेट करते हैं, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। इसलिए हमारे उन गुरुओं को एकदम मैं प्रणाम करता हूँ। और आप हमारे ऊपर इसी तरह का आप लोग आशीर्वाद बनाए रखें, और आपके आशीर्वाद से ही, आपके मोटिवेशन से ही मैं यहाँ तक आया। प्रणाम सर सभी। बहुत ही अच्छा हो सर। रहा है। आपके और- करियर की शुरुआत कैसी रही? शुरुआती दिनों में कोई ऐसा घटना जो आपके दिल के बहुत करीब हो? देखिए, करियर की शुरुआत तो मैं आपको बता ही दिया कि मैं कैसे कैसे पढ़ते पढ़ते ही पढ़ाना शुरू किया। अब जो घटना की जो बात आती है, घटना तो बहुत है, लेकिन शुरू की 2 घटनाएं हमको माने मेरे लाइफ को चेंज किया। पहली घटना एक बैच था मेरा, सूरज, राजेश, ज्योतिमय घोष, ओम प्रकाश गुप्ता, संतोष, हरिनारायण, ये बच्चों का ग्रुप था। गोपाल, ये बच्चों का यार 7-8 बच्चे थे, बहुत ही मेहनती बच्चे थे, और मैं भी बहुत मेहनत करता था उन लोगों पर। रात को 9 बजे बुलाता था बच्चों को, 9 बजे बुला करके, और मैं उनको 1:30 बजे रात तक पढ़ाता था। रात में जब पढ़ाई खत्म होती थी तो 1-2 बच्चे अपने घर जाते थे, बाद बाकी लोग क्या करते थे, मेरा एक तो रूम था, 18 बाई 10 का एक तो रूम था लंबा, उसी में जो कॉइल जलाया जाता था मच्छर मारने का, ऊपर जितने मच्छर थे नीचे गिरते थे, झाड़ू उठाता था गोपाल, पूरे मच्छर को बटोरता था। इतना बड़ा गुस्सा चरचरी बनेगा कल, मजाक वजाक करता था, और मच्छर को बाहर फेंक करके अपना अपना बिस्तर लोग बिछाते थे और वहीं सोते थे। एक हॉस्टल जैसा जीवन था, बड़ा आनंद आता था। और बड़ी खुशी की बात है, सभी बच्चे अच्छा रिजल्ट किए, पास हुए, जिससे मार्केट में ये पता चला कि बोले सर बहुत मेहनती हैं, मेहनत करते हैं। और दूसरा एक कमजोर बैच जो था, वो क्या कर पढ़ता लिखता नहीं था, बदमाशी करता था, बहुत परेशान हो जाते थे। तो एक दिन रात को क्या हुआ, पढ़ा रहे थे, 7 आदमी पढ़ा रहे थे, अचानक गुस्सा आया, नहीं पड़ गया था, लाइट को बंद किया, उठाया डंडा, धूम धाम दीवार में मारना, बोर्ड में मारना, आवाज करना कि बच्चे डर डरे। फिर जला करके फिर मैंने लाइट को जब जलाया, देखा एक भी बच्चा क्लास में नहीं है। हम लोग बच्चे गए कहाँ, बड़े ध्यान से देखे तो सभी बच्चे जो है बेंच के नीचे बैठे हुए हैं। अब बेंच के नीचे बैठे हुए तो हमको हंसी आ गई, और उसके बाद बच्चों को बाहर निकाले, और बाहर निकाल के समझाए, उनको मोटिवेट किए, देखो बाबू ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये बात हुआ, मार्केट में बच्चा लोग फैला दिया कि नहीं पढ़ने पर लाइट बंद करके मारते हैं। ऐसा हम भी सुने हैं। लाइट बंद करके मारना जो हो गया ना, तो इससे क्या होगा, बच्चे तो डिसिप्लिन में आ गए, और हम मेहनत करते थे, बच्चे मेहनत करते थे। ये दोनों का जो घटनाओं का जो ना बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। और मेरा जो ट्यूशन करियर तो ट्यूशन से हुआ था, नौकरी तो था नहीं, तो वो करियर जो हमारा जो है सुंदर ढंग से मेरा आगे बढ़ता चला। आज की दुनिया तेज है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है। सर, आपको क्या लगता है आज के विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ठीक है, सबसे बड़ी चुनौती है उनका जो है, पहले तो मोबाइल सबसे बड़ी चुनौती, दूसरा है इन्फ्लुएंस जो है, एक मोह माया आकर्षण, टेम्पररी जो था ना, बच्चों में क्या पढ़ते पढ़ते आकर्षण हो जाता है, और उसको वो बहुत सीरियसली लेने लगे। और हम लोग जीवन का वही भविष्य बना लेते हैं कि इसके बिना मेरा होगा ही नहीं। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि आने वाली जैसे जैसे समय बीतेगा ना, वो क्षणिक है, वो टेम्पररी है, वह परमानेंट नहीं है, वह मोह माया टूट जाएगा। आप यदि उस मोह माया में पड़ रहे हैं ना, तो आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वह जो उनके सामने चैलेंज है कि किस तरीके से उसको इग्नोर करें, मोबाइल को, और साथ ही साथ इस जो
टेम्पररी जो उनका जो मोह माया है, जो आकर्षण है, उससे इन दोनों से बच्चों को बचना होगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज उनकी जिंदगी में आ। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, अक्सर विद्यार्थी कहते हैं कि वो मेहनत तो करते हैं लेकिन फोकस खो देते हैं। एक इस समस्या का समाधान आप कैसे देखते हैं? देखिए, फोकस नहीं कर पाते। अभी हम बताए ना, फोकस न करने का कारण उनका माइंड डाइवर्ट है, इधर मोबाइल की तरफ, दोस्तों के साथ खेलने कूदने गपशप में, और वही जो बोले टेम्पररी मोह माया, उधर उसके बारे में सोचना, ऐसा करना वैसा करना, उनका माइंड जो है वहां पर डाइवर्ट है। अब जब माइंड उनका डाइवर्ट जब होगा ना, तो वो फोकस कहाँ से कर पाएंगे? फोकस होगा नहीं। तो उनको फोकस करने के लिए क्या करना होगा? अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा। अब माइंड को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा? ये जो बातें जो है, जो उनका फैक्टर है, जो फोकस करने में डिस्टर्ब कर रहा है, ये जो फैक्टर जो है ना, इनको उन्हें क्या करना होगा? अपने कॉपी में, एक कागज में लिखना होगा, मैं 1 महीना मोबाइल नहीं छूऊंगा, मैं 1 महीना अपने दोस्तों से थोड़ा सा कट कट करके रहूंगा, मैं 1 महीना जो है किसी के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं अपने पढ़ाई के बारे में सोचूंगा, बस वहीं फोकस करूँ। यही करने के बाद वो क्या करेंगे? एक एक्सरसाइज होता है, छोटे छोटे एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज मैं बता रहा हूं उनको। वे अचानक कहीं बैठे हैं तो किसी एक वस्तु को देखना शुरू करें। वस्तु को देख रहे हैं और सोच रहे हैं, ओ अच्छा, ईंट है ना, ये ब्रिक्स है, इसका शेप ऐसा है, मिट्टी से बना हुआ, लाल रंग का है, हरा काहे नहीं हुआ, लाल क्यों होता है? उसके बारे में तो सोचे। उनका माइंड बोलेगा, अरे भाई क्या कर रहे हो, ईंटा के बारे में सोच रहे हो, लाल है पीला है, तुमको क्या मतलब है? आ जाओ मोबाइल में, आ जाओ, चलो चैटिंग करो, अरे दोस्तों से जाकर खेलो, क्या पड़े हुए हो ईटा उटा में लेकर के पड़े हुए हो? आपको माइंड आपको डिस्टर्ब करेगा। आपको यही देखना है कि आप अपने माइंड की बात सुने हैं कि आप अपने फोकसिंग को वहां रखते हैं। तो 5 मिनट 6 मिनट की जो आप यदि करते रहेंगे, तो एक दिन होगा क्या ना, कि आपका फोकसिंग जो है, आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। आपका माइंड कंट्रोल हो जाएगा। ये छोटी छोटी 1 महीना हो, फिर 15 दिन, ऐसे करते करते आपका मन ही नहीं करेगा कि हम मोबाइल को ये करें। जब आपका पढ़ाई में फोकसिंग हो जाएगा ना, देखिए सबसे बड़ा नशा बना दीजिए अपने पढ़ाई का फोकसिंग में। इस उम्र में जो रहता है स्टूडेंट लाइफ में, वो यदि करोगे ना, तो भविष्य भर तुम्हारा सुखी रहोगे। कारण क्या है? 5 साल की सजा, जिंदगी भर की मजा, या 5 साल का मजा, जिंदगी भर का सजा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 5 साल सजा काट लो, जिंदगी भर मजा करो। ये मेरा आपका सुझाव है, और अपने माइंड को फोकसिंग इस तरह से कर सकते हैं। सर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों में अनुशासन और आत्मविश्वास कैसे विकसित किया जा सकता है? देखिए, अनुशासन बच्चों में, आपको यदि अनुशासित करना है बच्चों को, तो पहले आपको अनुशासित होना होगा। आप अनुशासन में हैं कि नहीं, पहले ये देखिए। और दूसरी बात, आप ये बच्चों के अंदर पहले ये भावना भरिए, उनका एक विश्वास लीजिए कि आप उनके लिए जो कर रहे हैं वो उनके भला के लिए कर, बेहतर के लिए। आप उनको बहुत मानते हैं, प्यार करते हैं, उनको लगे नहीं। यदि उनको मन में विश्वास आएगा कि मतलब सर हमारे जो है हमको मानते नहीं हैं या प्यार नहीं करते हैं, जस्ट खाली हमको बता ऐसे रहो वैसे वैसे करो, तो वो उनके लिए बोझ लगेगा, वो चुभेगा उन लोग को, आपकी बात को नहीं मानेंगे। तो 2 विश्वास दिलाइए, आप अनुशासित हैं और आप उनके बेहतर के लिए ये सब कर रहे हैं। जब इनको विश्वास हो जाएगा ना, तो अनुशासन आपका मानेंगे, आपके नियमों को मानेंगे जो आप बोलेंगे। और आत्मविश्वास की बात है, किसी भी चीज में कॉन्फिडेंस लाना होता है, इसके लिए आपको क्या करना है ना, अपने जीवन से जुड़ी घटनाओं को उनको बताइए एक्स्ट्रा, कि आपने कैसे उन्नति किया, आप इस जगह पर कैसे आए, क्या क्या घटनाएं रास्ते में वही आपके जीवन काल में हुआ। इन सब के बारे में बच्चों को बताने से क्या होगा, जो बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं, उनको कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। दूसरों से बोलने से अच्छा अपना जब बोलेंगे ना, तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप। इसलिए 2 चीज पर ध्यान देना पड़ेगा, तो बच्चे देखिए अनुशासित भी हो जाएंगे और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सर अगर कोई बच्चा लगातार असफल हो रहा है तो आप कैसे प्रेरित करेंगे? देखिए, असफलता तो आती है, जब आप कभी जाएंगे किसी चीज में, तो सभी लोग तो सफल नहीं होते हैं, असफल भी होते हैं। असफल होना यह दर्शाता है कि आपने प्रयास
उचित ढंग से नहीं किया, लेकिन आपको प्रयास करने के लिए उस असफलता से आपको सफलता की ओर जाना है। इसीलिए कहा गया ना कि असफलता जो है सफलता की कुंजी है। उस कुंजी से वह मार्ग खुलता है, उस मार्ग का दरवाजा खुलता है जो सफलता की ओर ले जाता है। आपको करना क्या होगा? अभी हम बताए, आप लोग फोकसिंग के बारे में बताए, माइंड को फोकसिंग करना है। कैसे फोकसिंग करेंगे अभी बताए। दूसरा काम क्या करना है ना, कि जब आप असफल होते हैं ना तो देखिएगा कि बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तुमसे होने वाला नहीं है, दिन भर घूमते रहते हो। अक्सर ऐसा अभी मैं बात हो रही है, बच्चों को बोला जाता है ना, तो इस चीज को तुम क्या करो ना, ईगो में लो, ईगो में लो। ये हमको बोले हैं ना, हम दिखा देंगे कि हम पास कर सकते हैं कि नहीं, हम सफल हो सकते नहीं। उस ईगो को हथियार बनाओ और उस हथियार के माध्यम से तुम सफलता की ओर अवश्य पहुंचोगे और सफल जरूर होगे। असफल होने के बाद भी सफलता आती है, ऐसा बात नहीं है। तो वहां पर आप जो बताए हैं, ईगो को हथियार बनाकर आप सफल हो सकते हैं। सर, आपके अनुसार पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का संतुलन कैसे होना चाहिए? पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, देखो पढ़ाई जो होता है ना, हम जो पढ़ाई जैसे हम लोग करते हैं तो वो मेन होता है, फॉर्मल पार्ट्स ऑफ एजुकेशन होता है। और फॉर्मल पार्ट्स ऑफ एजुकेशन में जो होता है ना, हम लोग खाली एक चीज का डेवलप करा पाते हैं, वो होता है मेंटल डेवलपमेंट। बच्चों के स्कूल जाना, क्लास कराना, होमवर्क देना, चेक करना, एग्जाम लेना, नंबर देना, ये सब क्या होता है ना, इसको हम लोग पढ़ाई कहते हैं। इससे उनका मेंटल डेवलपमेंट होता है और नंबर अच्छा पाता है, जो भी रिजल्ट अच्छा बनता है। लेकिन इसके आगे बच्चों को फिजिकल डेवलपमेंट जरूरी है, उनका मोरल डेवलपमेंट जरूरी है, उसका एथिकल डेवलपमेंट जरूरी है, उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी जरूरी है। तो इन सब के लिए क्या होगा, इन सब के लिए जो होता है ना, इनफॉर्मल पार्ट्स ऑफ एजुकेशन जो है, इनके लिए उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की आवश्यकता पड़ती है। उस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं ना, उन बच्चों के अंदर जो है आप इन सब का आप विकास करा सकते। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों एजुकेशन के लिए आपको बहुत जरूरी है। दोनों जरूरी है, बराबर से जरूरी है दोनों। बहुत ही अच्छा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की तरफ। जैसा कि इसके पहले हम लोग बात किए हैं फोकस, मोबाइल, इन सारी चीज़ों के बारे में, तो डिस्ट्रैक्शन जैसा आपने बताया कि उसकी वजह से हो रहा है। तो आज टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। मोबाइल, इंटरनेट और एआई सब कुछ बदल रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है, टेक्नोलॉजी शिक्षा का साथी है या कभी-कभी चुनौती भी है? देखिए, ये जो होता है ना, ये डिपेंड करता है आपके व्यवहार पर, आपका उपयोग कैसे करना है। एक छुरी ट्रैक्टर के हाथ में दीजिए, जान बचा लेगा। डाकू के हाथ में दीजिए, जान ले लेगा। मतलब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी का छुरी तो टेक्नोलॉजी का ही आविष्कार है ना, लेकिन यूज कहाँ हो रहा है? मोबाइल जैसा अच्छा चीज कुछ नहीं है। आज के दिनों में पूरी दुनिया मोबाइल के अंदर, आप जो चाहे वहां पाएंगे। देखना आपको है कि आप उसमें से अच्छाई को लेंगे कि बुराई को लेंगे। आपको जो जरूरी है अच्छाई, उसको लीजिए, आप विकास करेंगे। बुरा वाला चीज वहां से लेंगे, आपका क्या होगा, सर्वनाश होगा, आपका कैरियर चौपट हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी खराब नहीं है, आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं, उसका व्यवहार किस तरह से कर रहे हैं, किस क्षेत्र में कर रहे हैं, जरूरी है। मोड ऑफ यूजेस जैसा रहेगा वैसा उसका इफेक्ट्स होगा। बहुत ही सही। सर, ऑनलाइन एजुकेशन और ट्रेडिशनल क्लासरूम एजुकेशन आपके अनुसार सही संतुलन क्या है? संतुलन देखिए, दोनों अपने अपने जगह पर दोनों का इंपॉर्टेंस है। दोनों जो है ना, जैसे मान ली हाई एजुकेशन के लिए विशेष करके 12 के बाद विशेष करके सबसे बेस्ट होता है उनका ऑनलाइन एजुकेशन। 12 के बाद आज के दिन में काफी ग्रोइंग भी है। 12 के नीचे वाले स्कूलिंग सिस्टम में जब आइए ना, तो वहां पर थोड़ा सा बच्चों को यदि आप ऑनलाइन करा रहे हैं ना, तो उनका बहुत सारा डेवलपमेंट आप नहीं करा पाते, फोकसिंग नहीं करा पाते हैं। उनको थोड़ा सा ये जो टीचर के साथ जो बातचीत होता है, इंटरेक्शन होता है, वो नहीं होता। बच्चे वहाँ खो देते हैं, नहीं लॉस होता है उनका। फिर उनका अचानक उस समय जो कोई कंफ्यूजन होता है तो वो नहीं पूछ पाएंगे, मान लीजिए ऑनलाइन में क्लास में पूछ सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है, स्कूलिंग लाइफ जब लाइफ जो है बच्चों का, वो है आपका
जैसे चल रहा सर एक मिनट इंटरप्ट कर रहे हैं आपको। कहने का मतलब है, आपके कहने का है कि स्कूलिंग टाइम में जो बच्चों को बस पढ़ाया ही नहीं जाता बल्कि हर तरीके से उसको विकसित करवाया जाता है। चाहे मोरल डेवलपमेंट हो, चाहे हाँ। कुछ भी हो, स्पोर्ट्स के, मानसिक हर तरीके से। ठीक है? तो इसमें हम लोग आपके कहने का मतलब है कि ऑनलाइन एजुकेशन खराब नहीं है, हाँ, ठीक है, लेकिन उसका जो मान इसका एक बेहतर टाइम जो प्रभाव है पड़ता है। हाँ, क्लास वाला जो होता है उससे बेहतर प्रभाव उसकी तुलना में। और बाद में जो होता है, जब आप मैच्योर हो गए, सब कुछ जान गए, तो आप ऑनलाइन घर में बैठे आराम से रात को 8 बजे 9 बजे बैठ के जब मन किया करके अपना निकलिए। इससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा रहता है। सर फिर आपको लगता है कि आने वाले समय में ऑनलाइन एजुकेशन जो है, पारंपरिक शिक्षा का विकल्प बन सकती है? देखिए, अभी देखिए प्रायः जो हायर एजुकेशन जो है ना, वहाँ पर बच्चे जो हैं उसको कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। उनको बड़ा उसमें समझ में भी आ रहा है और वो जगह ले लिया है ऑलमोस्ट। आप लोग का भी हम देखते हैं एकेडमिक एरिया का, वहाँ पर जाता है, बहुत सुंदर-सुंदर वीडियो जाता है और बहुत अच्छे से चीज़ें समझाते हैं। और चूँकि सब बच्चे में जो है नौकरी की तैयारी करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, घर में बैठे-बैठे जाके वो अपना देख रहे हैं, तो उनका समय बच जा रहा है और ये बहुत अच्छा विकल्प है। और जूनियर क्लासेस के लिए तो मजबूरी हो जाएगी। कारण क्या है? 2 महीना बाढ़, 2 महीना गर्मी, 2 महीना शीतलहरी ठंडा, बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो कहाँ से विकल्प आएगा? यही ना है। अरे भैया चलो बाढ़ आया तो क्या करो? घर में बैठे ऑनलाइन पढ़ो। तो ये तो मजबूरी हो जाएगी कि बच्चों को पढ़ना ही होगा, ठीक है? समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। स्कूल नहीं जा पा रहा है तो कुछ तो पढ़ेगा। तो ना भी यदि जगह रहे तो उसको मजबूरी है, उसको करना ही पड़ेगा। बहुत ही अच्छा सर। और इस पॉडकास्ट का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मेरे लिए ये था, सर मैंने सुना है आपके बारे में कि आप बहुत सारे वर्ड, बहुत सारे जैसे देश के कंट्री के नाम होते हैं, करेंसी के नाम होते हैं, उनके कैपिटल के नाम होते हैं। जैसा कि अभी हम 2 दिन पहले एक चैप्टर पढ़ा रहे थे एनालॉजी, तो उसमें बच्चों को हम करेंसी, कैपिटल इन सारी चीज़ों को जब याद करने के लिए दिए, तो बच्चे बोले थे सर इतना बड़ा लिस्ट कैसे हम याद कर पाएँगे? तो वो उसके बाद मैंने आपके बारे में सुना, तो बच्चे बता रहे थे कि आप बहुत सारे वर्ड को याद करने का इतना क्रिएटिव एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, जिससे क्या होता है किसी भी शब्दों को कितना भी बड़ा लिस्ट हो, उसको आसानी से याद किया जा सकता है। तो एक बार आप मेरे व्यूअर्स को अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए, ताकि हमारे भी बच्चे जो हैं उन आपके स्टोरी के थ्रू बहुत सारे वर्ल्ड का टूर कर लें, शब्दों के थ्रू, ताकि मतलब उनको क्या है, उनको कंट्री का नाम, करेंसी का नाम ये सब आसानी से याद हो पाए। ठीक ही है। मैं एक बार एक जगह गया था गेस्ट के रूप में। बच्चों को मोटिवेट करने का प्रोग्राम रखा गया था और हम भी वहाँ गए थे। तो एक टीम आया था बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। सच तो क्या किया ना, शब्दों को ही याद करने का ट्रिक्स बता रहा था। तो बच्चे सीखे या ना सीखे, मैंने उसको सीख लिया, मुझे अच्छा लगा वो। मैं घर पर आया, अपने देश के सभी राज्यों का नाम और उसका कैपिटल को मैंने उस टेक्निक से याद किया। वो टेक्निक कुछ और नहीं है, होता क्या ना कि इनोवेशन और पीएनएन, माने उस वर्ड का एक तो हम लोग पीएनएन देंगे, पर्सनल निक नेम, जिससे उसको हम लोग याद रखते हैं उस वर्ड को, और उसको एक दिमाग में कहानी बना करके कहानी को बोलते जाए और एक एक जो शब्द आएगा पीएनएन का, उससे उसका नाम आ जाएगा। मैं सबसे पहले आपको यूरोप कंट्री जो है ना, सॉरी, आपको पहले अफ्रीका कंट्री का जो 54 जो माने अफ्रीका महाद्वीप के जो 54 देश हैं, मैं इसका नाम पहले बता रहा हूँ। फिर मैं बताऊंगा उसको याद करने का स्टोरी क्या है, कैसे किसी चीज को याद किया जाता है। है सब। तो आप उसको सुनिए। अल्जीरिया, अंगोला, बेनिन, बत्सुआना, बुर्किना फासो, बुरुंडी, कैमरून, केप वर्डे, मिडिल अफ्रीका रिपब्लिक, चाड, कोमोरोस, कांगो, कोटे डिआइवर, कांगो रिपब्लिक, जिबूती, इक्वाडोरियल गिनी, मिस्र, इरिट्रिया, इस्वातिनी,
इथियोपिया, गैबान, गाम्बिया, घाना, गिनी, गिनी बिसाऊ, केन्या, लेसाथो, लाइबेरिया, लीबिया, मेडागास्कर, मलावी, माली, मार्तानिया, मोरक्को, मॉरिशस, मोजाम्बिक, नाम्बिया, नाइजर, नाइजीरिया, रवांडा, साहो टोम, सेनेगल, सेशेल्स, सिएरा लियोनी, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, साउथ सूडान, सूडान, तंजानिया, टोंगा, ट्यूनेशिया, जुगांडा, जिम्बाब्वे, जाम्बिया। ये जो हम बताएं आपको ना, ये 54 देश हैं। कहाँ के? अफ्रीका महाद्वीप की। तो इसको याद करने का जो तरीका है, कैसे याद किया गया है, ऐसे देखिए आपका रटने से नहीं होगा। तो जरूर मेरे दिमाग में कोई स्टोरी चल रहा है, जिस स्टोरी के माध्यम से मेरे सामने एक एक नाम आ जा रहा है, एक सजा दिया गया। ऐसे मैं बहुत से शब्दों को मैं याद करने का मैं तय कर लेता हूं। मैं आपको कहानी बता रहा हूं। कहानी में मैं यूरोप कंट्री लेता, यूरोप महादेश, यूरोप का लेता हूं। इटली के लोग फ्रॉक को पैन में रखते हैं, जिससे वो जर्जर हो जाता है। इटली के लोग फ्रॉक, फ्रांस पैन में रखते हैं, स्पेन जर्जर हो जाता है, जर्मनी। यूके के लोग रसिया और यूक्रेन के युद्ध को पोलाइट कर रहे हैं। रसिया, यूक्रेन, यूके, पोलैंड। बेल का रस पिलाकर स्वीट है कि नहीं चेक करा रहे हैं। स्वीडन, बेल रस, चेक रिपब्लिक। उनके रोम रोम में निडरता भर रहे हैं। रोमानिया, नीदरलैंड। ग्रीस को प्रीमेक्टर, ग्रीस को गाल पर पोतकर एक दूसरे को हग कर रहे हैं। ग्रीस, पुर्तगाल, हंगरी। ऑस्ट्रिया एक पक्षी है, स्विट्जरलैंड में शराब पी रहा है। ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, सर्बिया। वहां एक बुलडॉग आता है, जिसको देखो धीरे धीरे जो है गुफा में घुस जाता है और उसका पंख टूट जाता है। बुलडॉग माने बुल्गारिया। धीरे धीरे स्लोवाकिया, गुफा में घुसता है। डेनमार्क, उसका पंख टूट जाता है। फिनलैंड। अपने घर कैसे आएगा? नाव से होते हुए अपने घर आयरलैंड की तरफ आता है। नॉर्वे, आयरलैंड। उस नाव में एक तो क्रूर व्यक्ति बैठा हुआ है, जो ऑलमोस्ट बनिया है। क्रोएशिया, अल्बानिया। उसका एक नौकर है, लिथुआनिया। वो भी धीरे धीरे बनिया बन चुका है। स्लोवानिया। लात में स्टोन पहना हुआ है। लातविया, स्टोनिया। वो मिजोडोनिया का रहने वाला है, और वो मोटा तगड़ा निग्रो की तरह, मुंटा निग्रो। हाथ में अंडे का कटोरा लिया है और उसका लीक है कि नहीं चेक कर रहा है। उसमें आइस डाला है, मुनक्का डाला है, बेल का बुद्धा, जिसको जाम, बेल का जाम डाला हुआ है। 5 नाम आ गया। अंडे का कटोरा, अंडोरा। लीक का टेस्टिंग कर रहा है, लीक टेस्टिंग देश का नाम है, लीक टेस्टिंग। आइस डाला है, आइसलैंड। बेल का जाम डाला है, बेल्जियम। मुनक्का डाला, मुनक्का जानते हैं ना, किशमिश को बोलते हैं। मुनक्का डाला है, हाँ, मुनक्का डाला है, मोनाको। और इस माल से एक दवा बनाता है, मलदवा। मलदवा आप लोग देख पा रहे हैं। इस दवा को वह भेंट करता है मेरीना को, जो एक लग्जरी बने व्यक्तित्व है। लक्समबर्ग भेंट करता है, वेटिकन। और मेरीना को, सैन मेरीना देश का नाम है, सैन मेरीना। और भेंट करता है वेटिकन सिटी इस दवा को, मलदवा को। इसको लग्जरी पर्सन, लक्समबर्ग। क्यों लग्जरी है? वो एक वैष्णवी है, हज करके लौटी है और गोविंद का नाम गा रही है। जो हज भी किया, गोविंद का भी गान। तो वैष्णिया और खर्जे गोविंदा। वो क्या करती है, जब अपने गिफ्ट पाती थी, इसको एक बाल्टा देती है। बाल्टी है ना, बाल्टी से बड़ा बाल्टा। वो बाल्टा ने ट्रक के आकार का है।
उसमें एक तो बेजान सा अजगर जिसको देख कर को सरप्राइज हो जाता है और मौन हो जाता है। बाल्टा, पीएनएन बोला ना, बाल्टा का मतलब माल्टा। बेजान सा अजगर, अजर बेजान, सरप्राइज हो जाता है साइप्रस, और मौन हो जाता है आर्मेनिया। पूरे यूरोप कंट्री के सभी देशों का नाम इसमें आ जाएगा। ऐसे मैं सभी महाद्वीपों के सभी देशों का नाम, मुझे आप जब बोलेंगे, जहां बोलेंगे, मैं सभी देशों का नाम मैं बता दूंगा। और दर्शकों से बोलूंगा कि आप जब याद करते हैं, बच्चों को बोलते हैं, तो आप उसको उनका पीएनएन के माध्यम से जो है एक इनोवेशन दिमाग में क्या करिए ना, एक कहानी बनाइए और कहानी को बोलते जाइएगा, अपने आप सब आता जाएगा। 2-4 बार प्रैक्टिस करना होगा, याद हो जाएगा। आपको किसी न किसी घटना से जोड़ना पड़ेगा, किसी न किसी स्टोरी से जोड़ना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग देखे हैं कि हम लोग अफ्रीका महाद्वीप में पूरा घूम आए सर के एक छोटे से कहानी बनाने की वजह से। तो आप लोग भी कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, आप लोग भी अगर सर के बताए गए स्टोरी, आप लोग का अपना भी कोई स्टोरी हो सकता है, इसके अनुसार आप लोग उसको याद कर सकते हैं। हाँ, स्टोरी अपना, बस किसी का नहीं, स्टोरी अपने से होगा, नहीं तो याद नहीं होगा। नहीं तो याद नहीं होगा। वो क्रिएटिविटी अपने वो होगा। वो आप हमने क्रूर व्यक्ति बोला, मैं कौवा, क्रो भी बोल सकता था, अपनी कहानी में कौवा को भी ले सकता था, क्रोएशिया के लिए मैं क्रो भी ले सकता था। चालाक व्यक्ति, कौवा चालाक होता है, मैं वो भी ले सकता था, मैंने वहां पर क्रूर बोल दिया। हाँ, तो आप अपनी कहानी में क्या करेंगे ना, अपने तरीके से उसको भी। आपके जो अपने भाषाएं हो, अपने शब्दों के अनुसार आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सर आगे बढ़ते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके अनुसार एक अच्छे विद्यालय की असली पहचान क्या होनी चाहिए? और आपके अनुसार एक अच्छे शिक्षक की सबसे बड़ी पहचान क्या है? देखिए, इसके लिए मैं एक वाक्य बोलता हूँ। आप केवल ये मेरे प्रश्न का जवाब ही चाहते हैं, आप एक साउथ इंडियन मूवी है मैडम गीता रानी, देखिए आप मैडम गीता रानी पिक्चर देख लीजिए। लेक्चर्स में वो प्रिंसिपल है। हाँ, मैं वो पिक्चर देखने से ना आपको पता चल जाएगा टीचर को कैसे होना चाहिए, प्रिंसिपल को कैसा होना चाहिए, विद्यालय का परिवेश कैसा होना चाहिए। उससे बहुत तरह की प्रेरणा मिलेगी। इसलिए मैं अपने शिक्षकों के बारे में कैसा होना चाहिए क्या मैं वो नहीं बोलूंगा। एक बार पिक्चर देखने के लिए मैं सबको अनुरोध करता हूं कि आप लोग पिक्चर देखिए। यदि आप जानना चाहते हैं स्कूल कैसा होना चाहिए, टीचर कैसा होना चाहिए, एक बार मैडम गीता रानी जो पिक्चर है आप जरूर देखिए। बहुत ही अच्छा सर। तो इवन हम इस मूवी को देख चुके हैं, इसलिए मेरे को पता चल गया है कि सर अपने शब्दों से उस मूवी के थ्रू क्या बताना चाह रहे हैं। सर अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आप जैसे कि दो स्कूल को रन कर रहे हैं, काफ़ी सालों से 20-22 साल हो गया है, एक अच्छा अनुभव होगा। तो आप अपने विद्यालय में ऐसा कैसा वातावरण बनाना चाहते हैं जिससे हर बच्चा अपनी क्षमता को पहचान सके? देखिए, मेरा विद्यालय जो है ना थोड़ा छोटा है। मेरे विद्यालय 5-6 कट्ठा जमीन पर ही मेरा विद्यालय का बिल्डिंग सब मिला करके है। अब बड़ी-बड़ी स्कूलों में जाइए आज के समय 5 कट्ठा 6 कट्ठा कोई पार्किंग का जगह रहता है। पार्किंग, ठीक है, गेट का एंट्रेंस होता है। एंट्रेंस होता है उनका। अब हमको उसी में जो करना है, तो हमारा एटमॉस्फेयर जो उसी में है। लेकिन मैं कभी समझौता नहीं करता। बच्चों को हमको जगह से नहीं, मटेरियल को देना है। मटेरियल देने की मैं कोशिश करता हूँ। मैं अपने विद्यालय में, छोटे से विद्यालय में, मैं वो सब कुछ देता हूँ अपने बच्चों को जो बड़े-बड़े विद्यालय के लोग देते हैं। मैं क्या नहीं देता, मैं सब कुछ देता हूँ। पढ़ाई तो होती ही है, वो तो फॉर्मल एजुकेशन है। तो इनफॉर्मल एजुकेशन में हम लोग जो प्रोग्राम कराते हैं, जो स्पोर्ट्स कराते हैं, फंक्शन कराते हैं, जा करके कोई देखे, पता लगा ले और कंपेयर करे किसी दूसरे स्कूल से। अब हमको लगता है हम जब फीडबैक लेते हैं तो हमारे अगल-बगल के लोग हैं, दूसरे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वे लोग जब जाते हैं बोलते था इतना अच्छा तो वो स्कूल नहीं करा पाया, वो स्कूल इतना फीस लेता नहीं करा पाया, तुम लोग इतने कम फीस में कैसे करा देते हो। तो ये होता है सोच, प्लानिंग, मन। बच्चों को हम उन्नति कराना चाहते हैं कि बोले नहीं तुम छोटे स्कूल में नहीं हो, तुम्हें ये मत सोचो छोटा स्कूल है, 5 कट्ठे वाले बिल्डिंग वाला है, तुम लोग जहां पर हो वह उनकी सोच 5 बीघा वाला जमीन का है, 5 कट्ठे की जमीन का नहीं है। ये वातावरण हम देते हैं। और इस बार एक नया कुछ किए हैं,
देखिए होता क्या है ना, कुछ-कुछ चीज़ होता है हम लोग ढूँढ के नहीं दे पाते। जैसे एक बड़ा मार्ट हमारे पास नहीं है। मार्ट रहता तो बच्चों को खूब खिलाते-पिलाते बहुत करते हैं। नहीं, हम पे एक अफ़सोस है। मैं एक स्पोर्ट्समैन था अपने ज़माने में। मैं बहुत अच्छा एथलीट एथलीट था। हम बहुत मेरा प्राइज़ हमको मिला हुआ अपने ज़माने में। लेकिन हुआ क्या ना कि मैंने बच्चों को हम चाहते हैं कराना, लेकिन हो नहीं पाता है। इसलिए मैंने अपने एक टीचरों का टीम बनाया है और बोले हैं कि जा करके पता लगाइए कौन बच्चा किस क्षेत्र में अच्छा है। कोई फुटबॉल अच्छा खेलता है, कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है, वॉलीबॉल अच्छा खेलता है, गाना गाता है, बैंजो बजाने आता है। आप उसका लिस्ट बनाइए और उसके गार्जियन को बुला करके ज़रूरत पड़ेगा हमारे स्कूल में यदि वो व्यवस्था नहीं है, तो किसी बाहर अकेडमी में उसको भर्ती करा करके स्कूल को जितना कोऑपरेशन करना हो, समय देना हो, आने वाले दिनों में यही विचार रखे हैं, हम लोग करेंगे। कहीं से बच्चा जो है वंचित न हो, हर चीज़ उसको मिल सके। ये मेरा अगला प्लानिंग है स्कूल में। ऐसा बहुत ही अच्छा है। अक्सर बहुत सारे स्कूल में बड़े-बड़े स्कूल में भी लोग इस तरीके के से नहीं सोच पाते हैं और इसी के कारण क्या होता है कभी-कभी बच्चे अपने से कोशिश करते हैं, लेकिन हर बच्चे अपनी कोशिश में सफल नहीं हो पाते हैं जिसके कारण उनका जो हिडन टैलेंट होता है वो छिपा रह जाता है और आपके ऐसा करने से मैं मुझे जहाँ तक लगता है कि जिन बच्चों के अंदर टैलेंट है, तो आपके वजह से उनका टैलेंट उजागर हो हाँ, जाएगा। बच्चे कहीं गुम ना हो जाएँ। या हम उस स्कूल में पढ़ रहे हैं क्योंकि बच्चे प्राय जो है अच्छे जो बच्चे रहते हैं पैसा जिनके पास है तो बड़े-बड़े स्कूल में हो सकता है वहाँ उनको मिल जाता हो। यहाँ पर बच्चे हो सके उस स्कूल में ना पहुँच पा रहे हो पैसे के कारण और कहीं उनका जो टैलेंट न दब जाए, इसलिए ये हम मेरा इच्छा है कि मतलब निकाला जाए, टैलेंट की खोज किया जाए और उसको थोड़ा बढ़ावा दिया जाए। बहुत बहुत अच्छा सर आपका ये कार्य रहा। सर जैसे अभी आपसे जाने हैं कि आप बच्चों के हिडन टैलेंट को उभारने की बहुत ही कोशिश करते हैं। तो उसी से संबंधित एक मेरा और क्वेश्चन्स है। आप बच्चों में क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या करते हैं? देखिए, उनका क्रिएटिविटी के लिए जैसे होता है ना फॉर्मल एजुकेशन के बाद जो है इनफॉर्मल पार्ट्स को ये करने के लिए विभिन्न प्रकार का जो स्कूल में छोटे-छोटे प्रोग्राम कराना, हर मंथ में हम लोग कुछ न कुछ प्रोग्राम कराते रहते हैं। टीचर डे हुआ, चिल्ड्रंस डे हुआ या आपका कोई भी डे का हम लोग वहाँ पर पालन करते हैं बच्चों को। और उसके माध्यम से ना वो एक टूल का काम करता है। उस टूल के माध्यम से उसके अंदर का जो टैलेंट होता है उसको हम लोग बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और ड्राइंग, क्राफ्ट, इसके बाद आपका हैंड राइटिंग विभिन्न प्रकार के जो हम लोग कॉम्पिटिशन जो सैटरडे जो मेरा क्लास है ना विशेष सैटरडे मेरा क्लास है बच्चों को बैग लेकर आने वाला नहीं था जब हम शुरू किया करिकुलर एक्टिविटी। केवल इसी के लिए बुलाया गया था 6 दिन बच्चे पढ़े और ये 5 दिन अपना बैग लेकर आएंगे 6वां दिन बच्चे आकर के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में ही सिखाया जाएगा। इनोवेशन रिसर्च है ना हम लोग क्या करते हैं ना इस अभी सप्ताह में एक दिन बच्चों को हम लोग एक डिजिटल क्लास में ले जाते हैं। वहाँ पर इनोवेशन के माध्यम से बच्चों को जो क्लास कराना, जैसे हर्ट हुआ तो हर्ट के अंदर के पोर्शन को दिखाना, करना, ये सब हम लोग कोशिश उनको आदत डलवा रहे हैं कि आने वाले दिनों में कि जब कभी उनको ऑनलाइन पढ़ने का यदि अवसर ये हो अवसर मिले या मजबूरी से ही पढ़ना पड़े, तो इनको जो है किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और बच्चे उससे कंफर्टेबली उसको पढ़ सकें। इसलिए दोनों चीज़ को हम लोग साथ में लेकर के चल सर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स है और ये हम सोच के रखे थे कि अगर आप इस पॉडकास्ट में बैठते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। अगर आपको भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने का मौका मिले, तो आप कौन-सा बदलाव सबसे पहले करेंगे? देखिए, शिक्षा व्यवस्था जो बनाया गया है ना, महान-महान पुरुषों के द्वारा बनाया गया है। हम लोग तो वहाँ कुछ भी नहीं, ठीक है? तो सुधार मतलब क्या होता है चूँकि मैं 35-40 साल से शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, तो कुछ मेरा अनुभव है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये करने से अच्छा हो जाएगा। जैसे सबसे पहले होता है ना, स्कूल में जो डिस्टर्ब होता है, मिड डे मील से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, मैं देखा हूँ। और मेरा विचार ये है कि मिड डे मील को हम लोग बच्चों को वहाँ पर न खिला-पिला करके, हम लोग क्या करें, बच्चे विद्यालय आएँ, पढ़ाई-लिखाई करें, 75% अटेंडेंस उनका मैंडेटरी कर वो तो है। 75% अटेंडेंस रहता है, उनका पैसा जो है उनके अकाउंट में चला जाए। माँ-बाप बाज़ार करें, बच्चों को खिलाएँ। आज के ज़माने में सरकार तो सब दे रही है, चावल, आटा ये सब तो मिल रहा है।
तो ये विद्यालय को देने की तो जरूरत नहीं है, उसको बच्चों को तो बाहर उनको राशन से सब कुछ मिल जा रहा है, फिर यहाँ भी खाना वहाँ भी खाना, तो शिक्षा कहाँ दीजिएगा? अरे घर पर खाना दीजिए, वहां पर शिक्षा दीजिए। तो वो हैम्परिंग जो है उसको रोका जा सकता है। अब दूसरा जो होगा, मेरा जो दूसरा जो सुधार यदि करना है, तो हमें थोड़ा सा जो यदि स्कूल को चलाना है ना, तो सब सिलेबस दिया गया, सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन काम ठीक से हो रहा है नहीं, उसका ऑब्जर्वेशन ठीक से नहीं हो रहा। मुझे जैसा लगता है कि ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। ऑब्जर्व ऊपर का टीम यदि ऑब्जर्वेशन करने वाला यदि वो तो एक्टिव हो जाए, चाहे मैनेजिंग कमेटी हो, चाहे कहीं का डीआई हो, कुछ भी हो, वह जो एक्टिव हो जाएगा ना, कामों को जब देखेगा कि यहाँ पर काम ये हो रहा है, बच्चों का सिलेबस खत्म हुआ कि नहीं, परीक्षा ठीक से हुआ कि नहीं, बच्चों का जो वो ये सब थोड़ा सा देखना पड़ता है उनको। देखने से क्या होता है कि सबको एक दूसरे से जुड़ेगा। गार्जियन के साथ स्कूल का मीटिंग एक जरूरी रहता है, 2-3 मीटिंग कंपलसरी कर दिया जाए। मैनेजिंग कमेटी यदि किसी स्कूल में है तो टीचर के साथ बैठा करके, टीचर के साथ, सभी टीचरों के साथ बैठा करके कुछ तालमेल बनाया जाए कि क्या करने से स्कूल अच्छा रहेगा, ये होना चाहिए। और यदि मैनेजिंग कमेटी के ऊपर भी कहीं पर कुछ कोई टीम है, तो मैनेजिंग कमेटी से अपना रिपोर्ट ले और आकर के विद्यालय का थोड़ा, पहले नहीं होता था, हम लोग देखते थे, आता था इंस्पेक्टर आएंगे, पूछते थे क्लास में जाकर के, बाबू बताओ ये क्या हो क्या है। इससे क्या होता था ना, बच्चों में भी भय बना रहता है, टीचरों में भी एक तो ये रहता है कि उनको पढ़ाना है, सिलेबस खत्म करना है, इससे सुधार हो जाए। सर के जैसे सर बता रहे थे कि 2 चीज़ों पे सर बात की है। पहला है कि मिड डे मील के बारे में। तो एक्चुअली हम लोग जिस लोकेलिटी में रहते हैं या फिर जहाँ भी रहते हैं, वहाँ पे हम लोग अक्सर देखे हैं कि जो स्कूल है, जो बच्चों का टाइमिंग होता है खाने में, तो कभी-कभी वो उस जो सिनेरियो होता है उसको देख के ऐसा लगता है कि वो स्कूल नहीं है, कोई होटल है, धर्मशाला है, जहाँ पे बच्चों को एक एकत्रित करके खिलाया-पिलाया जा रहा है, तो एक वो वाला फीलिंग आता है। दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ जो मेरा पर्सनल अनुभव है कि डिसिप्लिन आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आपके अंदर डर नहीं आएगा। डर नहीं आएगा। तो आप कैसे मैनेजिंग कमेटी मतलब कैसे एक्टिव रहेगी अगर उनके ऊपर वैसा कोई ऊपर से डर ना हो कि कोई इंस्पेक्शन में आ सकता है, हमको अपनी अच्छी से ड्यूटी अपनी निभानी है, या कोई टीचर क्लास में अगर बैठ रहा है, आराम कर रहा है, बच्चों को नहीं फॉलो अप कर रहा है, तो उस स्कूल के प्रिंसिपल जो है, उनका जो मैनेजिंग कमेटी है, उनको भी एक्टिव होना चाहिए ताकि उनका डर उनके शिक्षकों पे पड़ता रहे और वो डिसिप्लिन में रहे, मेन डिसिप्लिन में रहे। तो अल्टीमेटली डिसिप्लिन तो आपके डर से ही आता है, तो यहाँ पे डरने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग अपने-अपने काम को डिसिप्लिन में करते रहिए। सर एक और क्वेश्चन है आपके लिए, ये मोटिवेशनल हो सकता है। सर विद्यार्थियों के जीवन में असफलताएँ तो बहुत आती है, अगर कोई बच्चा अपने लाइफ से निराश हो जाए, तो उसे क्या सलाह देंगे आप? देखिए, यदि कोई बच्चा निराश हो रहा है तो पहले मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था और एनडीए की तैयारी करता था, बार बार जो असफल हो जाता था। लास्ट उसका चांस जब आया कि जब उसका जो ये जब खत्म हो जाएगा, तो देहरादून में उसको, सच्ची कहानी, देहरादून में उसको जाना था। और उस लड़के को ना, माने प्लेन उड़ाने का बड़ा शौक था, एनडीए में आएंगे पायलट बनने का शौक था। वही देहरादून में लड़का जो है अपने घर से, बहुत गरीब लड़का, अपनी बहन से पैसा वैसा मांग करके और देहरादून गया। जाते जाते सब पैसा भी खत्म हो गया, जो पैसा था, आने का पैसा नहीं था उसका। लेकिन दुर्भाग्य, इससे बड़ा दुर्भाग्य है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और वो बच्चा सिलेक्शन नहीं हुआ, पैसा भी खत्म हो गया है, थोड़ा सा निराश हो गया। वहां पर देहरादून नदी के किनारे टहल रहा था और उसके मन में कुछ करने का भी आ रहा था कि तो जब जी करके क्या होगा, सुसाइड करने तक की नौबत आ गई उसको, मन नकारात्मक सोच पैदा हुआ। एक साधु बाबा थे, शिवानंद महाराज, वहां टहल रहे थे। उन्होंने देखा कोई बच्चा है, उनको लगा कि भाई कुछ ऊंच नीच न कर ले, कूद न जाए पानी में, बुलाए तो बच्चे इधर आओ, क्या बात है। वो बच्चा रोने लगा और पक्की कहानी को बताया, मैं ऐसा ऐसा आया था, ऐसा ऐसा आता। तो उसे उन्होंने मोटिवेट किया, बोला कि देखो बेटा, लगता है ना कि तुम्हें भगवान यदि यहाँ तुम सफल नहीं हुए हो, तुम्हें इससे भी बड़ा काम के लिए रखे। अगर विश्वास नहीं करेगा, वो आने वाला बच्चा प्लेन नहीं मिसाइल उड़ाने लगा, देश का मिसाइल मैन बना। हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद जी थे। तो आप जो निराश मत होइए,
आप वहां पर ये सोचिए कि लगता है हमको इससे बेटर भी कुछ करने को भगवान बनाए हैं। हमारे जिंदगी का हम हमेशा जब देता हूँ ना अपने जिंदगी का एग्जाम्पल देता हूँ। मैं जब ट्यूशन पढ़ा रहा था, कोई क्या करते हो, ट्यूशन पढ़ाता है, ट्यूशन पढ़ाता है, आज यही होता था। अपने की दमखोरी करता है, कोई ये करता है, तो हम लोग का क्या ही रहेगा। कुछ दिनों के बाद हमारे यहाँ सब टीचर को निमंत्रण किए थे, आए थे लोग, प्रोग्राम चल रहा था। तो हम बोले सर क्या करेंगे, आप लोग जैसा तो हम नहीं बन पाए, टीचर यही कर रहे सब। बोलते भगवान ने अच्छा किया या आपको टीचर नहीं बनाया, दूसरा जगह नहीं भेजा, क्योंकि आपके लिए उससे बड़ा काम रखा गया था। और ये जो करना मामूली बात है, टीचर जो रह करके नहीं कर पाएगा, वो तो कल क्लास में पढ़ा देगा। तो इस समाज को जो आप दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, कितने गार्जियन उपकृत हो रहे हैं, कितने लोगों का रोजी रोटी उससे चल रहा है, ये बहुत बड़ा काम है। तो इसलिए आप लोग से यही मेरा ये है, सुझाव है कि निराश मत होइए, अपना प्रयास करते रहिए। जहां आपका दाना पानी लिखा है वहां तक आप जरूर पहुंच जाएंगे। और अगर आप किसी चीज में अगर आप असफल हो गए तो आप अपनी कमियों को ढूंढिए और उस कमियों के ऊपर काम करिए, उसको और मजबूत बनाइए ताकि आप अपने जीवन पे सफल हो पाए। सर एक और क्वेश्चन रहा आपके लिए, आपके करियर का सबसे कठिन कौन सा समय रहा और आपने उसे कैसे पार किया? देखिए, कैरियर में कठिनाई तो उतनी कठिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन बोला गया था ना, मेरा जो कैरियर था ना ट्यूशन से शुरू किए थे, तो उतार चढ़ाव होगा। तो हुआ क्या, हम जब आए थे इस लाइन में, तो बच्चे कहाँ से आए थे, हमारे गुरुजी लोग जो पढ़ाए थे हमको, हम जब पढ़ाने लगे तो गुरुजी से बच्चे हमारे यहाँ आ गए आपके पास। गुरुजी लोग का कम होने लगा, गुरुजी अपना लोग सरकारी नौकरी जॉब वॉब करते थे, वो लोग अपना संभाल लिए, हमारे यहाँ आए। अब हमारे यहाँ से बच्चे जो हमारे शिष्य मार्केट में आ गए, तो उनके पास हमारे शिष्य आ गए, तो ऑटोमेटिक हमारी कला वो भी सीख चुके हैं, पढ़ाना कैसे क्या करना है। तो बच्चे भी अच्छे निकले, मार्केट में बच्चे आ गए पढ़ाने के लिए। तो हमारे यहाँ से बच्चे जो है उनके यहाँ जाना पसंद किए, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा डिसिप्लिन वाला हूँ, थोड़ा सख्त व्यक्ति हूँ। सब बच्चे कंफर्टेबल जोन ढूंढते हैं, जब वहाँ जाने लगे तो हमको थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम होने लगा कि भाई या तो खत्म हो जाएगा कैरियर। तो मैंने क्या किया, स्कूलिंग जो सिस्टम, जो स्कूल जो हम, ये छोटा सा स्कूल गरीब बच्चों को लेकर के, जो बहुत ही कम फीस में, मेरा उद्देश्य क्या था स्कूल खोलने का ना, कि जो गरीब बच्चे हैं वे भी टाई बेल्ट आइडेंटिटी कार्ड लगा करके और आए स्कूल में और बोले कि मैंने पढ़ाई तो हो है कि हमने तो उनको लुकिंग उनका बहुत अच्छा। जब बच्चे रास्ता से सज धज करके आते थे ना, तो बड़ी प्रसन्नता मिलती थी। और हमारे जो लोकल नेता थे उस समय, जब दे जो अभी तक भी जितने हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है, पब्लिक जो है, काउंसिलर हो, एमएलए हो, जो ये लोग का हमको बहुत सपोर्ट पहले भी मिला है, अभी भी मिलता है। वे लोग बहुत इसको सराहना करते कि गरीब बच्चा कितना कम पैसा में इतने सुंदर ढंग से आता है जाता है। एक अच्छा समाज बनने में मेरा, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंस हमको दिए कि हम एक अच्छा समाज बना रहे हैं, बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं। पैसा के लिए नहीं विद्यालय खोले हैं, बल्कि सेवा भाव से खोले। इससे क्या हुआ ना कि मेरा जो है ट्यूशन तो थोड़ा कम हुआ, हम कम भी करने लगे, इधर में ध्यान दिए, और बच्चों का भी लाभ हुआ, समाज का भी लाभ को सोच करके, और अपना भी दो पैसा आ जाता है, उसमें कोई बात नहीं है। कैरियर मेरा डगमगाया नहीं, केवल थोड़ा सा एक जगह कम हुआ तो एक जगह बढ़ा लिए, यही हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि आप गरीब बच्चों पे ज़्यादा फोकस किए, जो बच्चे अच्छी शिक्षा रखना चाहते हैं, अच्छे परिवेश में पढ़ना चाहते हैं, जो उनके पास पैसे थोड़े कम होते हैं, जिनके कारण वो उस चीज़ों को नहीं पूरा कर पाते हैं। मेरे ऊपर बीता हुआ है ना। तो हम जब पढ़ते थे तो हम लोग भी सोचते थे कि स्कूल था कि हम लोग वहाँ पढ़े, लेकिन प्रॉब्लम पैसे का प्रॉब्लम, जिसके लिए हम लोग वहाँ पर नहीं जा पाते। तो वही सोचे कि जब हम नहीं पाए तो दूसरे बच्चों को दे अपनी फीलिंग्स उनके माध्यम से हम उसको देने की कोशिश किए। और इसमें हमारे जो लैंडलॉर्ड जो हैं, जो जमींदार घर के जो आइतोष घोष के फैमिली के जो लोग हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। संपा दीदी का, उन लोग का मैंने बहुत एकदम फ्री हमको छोड़ दिए, जमीन दे दिए, मकान सब बना कर, उन लोग का बहुत बड़ा योगदान है। कर्फा फैमिली का भी है वहाँ पर। इन सबका सहायता मिला और हमको है इतना ज़्यादा कठिनाई नहीं हुआ।
और इतने लोग जिनके साथ रहेंगे उनको कठिनाई कहाँ से होती? नहीं कैसे साहब? गुरुजी लोग थे, नेता जो थे अपन जो थे वो लोग थे, और ये जब सभी लोग साथ में थे तो उन्हें कठिनाई नहीं हुई थी। ऐसा समस्या का समाधान हमको मैंने समस्या के सम्मुखीन नहीं होना पड़ा था। सर हम लोग आपसे बहुत क्वेश्चंस के बारे में जाने हैं। हमारा अब पॉडकास्ट ऑलमोस्ट एंड की तरफ जा रहा है। एक क्वेश्चन और बनता है आपके लिए, आपके जीवन का ऐसा विद्यार्थी या ऐसा स्टूडेंट या ऐसा अनुभव जिसे आप अपनी आज तक के जीवन में नहीं भूल पाए। देखिए, मेरा एक बैच था, सोमनाथ पर्वत का बैच था। सोमनाथ पर्वत, अमित मिश्रा, आशीष सिंह, बसंत सिंह, आनंद सिंह हैं और विजेंद्र सिंह, एक बैच था। और बच्चे हमारे 9 से ही पढ़े, 9 पढ़े, 10 पढ़े, उसके बाद 11 में गए, 12 में गए, तो हमारे यहाँ ही पढ़े। और उसमें जब मैं जस्ट पढ़ाना शुरू किया था 11 12 का मैथ, बच्चे पहले जाते थे वहाँ पर टीटागढ़ जाते थे, हिंदी भाषा भाषी के लिए अच्छे टीचर यहाँ नहीं थे। हमने बच्चों को जगदल में रुका कि मैं पढ़ाऊंगा। 1-2 साल पढ़ाया, मेहनत तो बहुत करते थे, रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाता था। मैंने जितना पढ़ाते थे जैसा होता था नंबर इतना नहीं आता था। तो मुझे क्या लगा ना कि लगता है कि मैं बच्चों के साथ अन्याय कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसमें क्या सर स्टेट बोर्ड था ना दिल्ली बोर्ड था? नहीं, हम बंगाल बोर्ड का ही पढ़ाते थे। बंगाल बोर्ड का हम जो है ना वो मैथ को पढ़ाते थे, बंगाल बोर्ड। तो ऐसे भी सुनते हैं कि स्टेट बोर्ड में मार्क्स थोड़ा कम ही मिलते हैं और दिल्ली बोर्ड में मार्क्स ज्यादा मिलते ना तो उसमें था, बंगाल से मार्किंग बहुत कटता था पहले, अभी तो थोड़ा कंफर्टेबल हो गया है, पहले बहुत प्रॉब्लम था। फर्स्ट डिवीजन लाना इस चीज में बड़ा मुश्किल था। उसके। तो बच्चे जब नंबर नहीं पाते थे ना, तो मैं सोचता था शायद मैं ग्रेजुएट हूँ, प्लेन ग्रेजुएट। मैं तो बाद में अपना बीएड और मास्टर डिग्री तो डिस्टेंस कोर्स से बाद में किया। तब मुझे लगा कि शायद हम बीएड किए हैं तो मैंने मेरा स्टैंडर्ड पढ़ाने का नजरिए में कुछ कमी है। तो मैंने डिक्लेयर कर दिया कि इस साल यदि तुम लोग को बैच का यदि रिजल्ट खराब हुआ, मेहनत कर रहे हैं, अब पढ़ लियो, अब तो भगाएंगे नहीं, लेकिन अब यार परीक्षा दे रहे हो, यदि खराब हुआ तो मैं अब ट्यूशन 11 12 का मैथ नहीं पढ़ाऊंगा। और विश्वास नहीं करिएगा कि उस साल जो 7-8 बच्चे थे उसमें से 6 बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास हुए थे और एक बच्चा सोमनाथ पर्वत स्टार आया था। माने तब जाकर के माने हमको लगा भगवान भी चाहते हैं कि हम इसी लाइन में रहें। तब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और मेरा एचएस का भी जो ट्यूशन जो है ना बहुत अच्छे है, इसलिए उस बैच को मैं भूल नहीं पाता हूँ। अभी भी वो बच्चे सब मुलाकात होते हैं, कहानी सब बताते हैं, मैं बहुत सारी बातें जुड़ा रहता है जो अच्छा लगता है वैसा। इसलिए उन बच्चे जहाँ भी रहे सुखी रहे और हमारी तरफ से उनको आशीर्वाद प्राप्त हो। हम लोगों की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लोग जैसे सर है, आप लोग की सराहना कर रहे हैं तो आप लोग सच में अपने आप में कुछ होंगे तभी सर सराहना कर रहे हैं। नहीं तो मेरे हिसाब से सर आगे के दिन में लाखों बच्चों को पढ़ा के आगे बढ़ा चुके हैं, लेकिन आप लोगों का अगर नाम ले रहे हैं तो सच में आप लोगों में कुछ ऐसा बात है। सर आपसे बातें करके बहुत ही मज़ा आया और आज का पॉडकास्ट में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाने, ना कि हम जाने, हमारे सारे व्यूअर्स जाने, चाहे वो गार्जियन हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो। इसमें आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है, चाहे बच्चों का चैलेंजेस हो, चाहे गार्जियन का कुछ चैलेंजेस हो जो अपने बच्चों को अनुशासित नहीं रख पा रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का उनके इफेक्ट पड़े, इन सारी चीज़ों के बारे में आप अच्छे से डिस्कस किए। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन हो रहा है आपके लिए कि अगर आपको हमारे जो स्टूडेंट है या युवा पीढ़ी है जो सिर्फ एक संदेश देना हो आपको जो जिंदगी भर याद रख पाए, तो आपके लिए वो संदेश क्या होगा? देखिए, जिस वाक्य से मैं प्रेरित हुआ था, मुझे प्रेरणा मिली थी, मैं उसी वाक्य को मैं बोलूंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसके पीछे एक कहानी, मैं जब क्लास 10 में पढ़ रहा था तो हम लोग गरीब परिवार से थे। मेरा तो बीपीएल कार्ड था हम लोग का उस समय। हम लोग का जो है एकदम गरीबी की रेखा के नीचे वाला परिवार था। तो हमको ट्यूशन पढ़ने का हमको पैसा नहीं था मेरे पास। हम ट्यूशन 10 तक हम ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं। जब बोर्ड का एग्जाम जब ये गया ना तो हम अब कंफ्यूज हुए, बहुत फेल होते थे उस समय लोग। तो मुझे लगा कि अब क्या करना है, अब थोड़ा सा ये होते थे, प्रॉब्लम होता था। तो एक बार स्कूल में गए,
कमला स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ के हेड सर आए, ब्रिज बिहारी राय, बीबी राय सर। आकर के सर ये होता है ना, थोड़ा सा जब हेड सर लोग आते हैं तो थोड़ा सा लेक्चर मारते हैं क्लास में, तो कुछ बच्चे सुनते हैं, कुछ बच्चे नहीं सुनते हैं। तो भी एक ही शब्द बोले, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में कर्म है तो उसकी चिंता करो, तुम्हें कैसे करना क्या। फल तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो व्यर्थ की चिंता क्यों कर रहे हो। जो कर्म करो उसका फल जैसा रहेगा वैसा मिलेगा। तो मुझे उनका बात जो दिमाग में जाके बैठ गया। मैं घर आया, सोचा कि कर्म करो, एक काम करते हैं, पढ़ते हैं। कपना आता था, हमारी आदत है रीडिंग करना, कि हम रीडिंग करेंगे। तो हम रोज 2 घंटा 3 घंटा किताब खोल कर रीडिंग, चिल्ला चिल्ला के रीडिंग करते थे। नहीं कुछ है तो ट्यूशन नहीं है, कुछ नहीं तो क्या, किताब तो है ना। हमने रीडिंग करना शुरू कर दिया। जब रीडिंग में करता गया तो 4 महीना हुआ तो हमारे भाई साहब उदयराज मिश्रा, वो थोड़ा सा छोटा मोटा कारोबार करते थे, पिता विनय ने अभी एक कारोबार शुरू किए थे। तो वो हमको बोले कि बाबू कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है। बोले नहीं भैया, प्रॉब्लम यही है कि सब कुछ तो पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन मैथ जो होता है हमसे हो रहा है, मैथ तो रट नहीं पाएंगे ना, वही प्रॉब्लम है। तो उन्होंने हमको सपोर्ट किया, चलो एक काम करो, जाओ जो टीचर पढ़ाते हैं मैथ पढ़ो, 4-5 महीना की और बात है, तो देखा जाएगा। तो उन्होंने मुझे ट्यूशन के लिए भेजा। तो उस समय सुरेंद्र सर जो थे, हमारे जो गुरु जी हैं, सुरेंद्र सर जो हैं, उनके पास एकदम एरिया के टॉप बच्चे, हर जगह के टॉप बच्चे आते थे। जितने स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड सब वहीं आते थे, गरुलिया से लेकर के यहाँ पर टेरिया में शायद आपके वही एक हाँ वही सर थे मैथ के, और साइंस से पढ़ाते थे। तो हम बोले चलो भाई हम भी वहीं जाएं। वहाँ गए, सर से बोले शनिवार का दिन था कि सर हम ट्यूशन पढ़ेंगे। बोले ठीक है, आ जाना। तो सोमवार से आ जाओगे। 30 रुपया फीस था। और बायोलॉजी उनके भाई पढ़ाते थे, राजू साव सर, वो भी सर बायोलॉजी, वो तो 5 रुपया लेते थे। 30 5 35, यदि आप खाली बायोलॉजी पढ़ो, बायोलॉजी समय पढ़ो तो 35 रुपया। और बायोलॉजी संडे पढ़ाते थे। और नहीं सर, 5 रुपया का बात है, नहीं 4 दिन का 5 रुपया। अच्छा ठीक है, तो 4 संडे, कब की बात कर रहे हैं? ये हम 87-86 की बात कर रहे हैं, 1986 की बात कर रहे हैं। मैं उस समय जो मैं 10 का में था, उस समय 87 में मैं पास किया के उस वक्त का बैच क्या था। तो 5 रुपया में होता क्या, अरे भाई है, दोनों भाई लोग पगले रहते थे, तो यहाँ संडे को जाकर यहाँ पढ़ लेना था बायोलॉजी को। तो हम बोले ठीक है हम पढ़ेंगे सर, 5 रुपये की बात है, चलो ट्यूशन मिल जाएगा, 5 रुपया कौन बात। गए सर से, बोले राजू सर से, सर हम पढ़ेंगे ट्यूशन। बोले बाबू एक काम करो, कल टेस्ट है और तुम कल मत आओ, और तुम अगले संडे पाओगे। कल टेस्ट है, कल पढ़ाएंगे, पूरे सब टेस्ट है, किया हम भी टेस्ट देखते हैं, तो तुम टेस्ट दो। सर लोगों को क्या है भाई, तो क्वेश्चन बढ़ा देंगे और क्या है। तो मैंने टेस्ट देने गया। जब टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद जब मंडे से क्या होता था ना, अब तो अगला संडे को सर से मुलाकात होगी, तो हम लोग उनके भाई के यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो जब जाते थे तो जितने टॉपर बच्चे थे, सर कॉपिया चेक हुआ, उन्हें हमेशा पूछना करना, सर कौन ज्यादा पाया, आर विद्यालय का ज्यादा पाया कि उनका ज्यादा पाया। स्कूल वाइज कंपटीशन चलता रहता था, बच्चों में स्कूल में कंपटीशन चलता रहता। तो एक दिन वो बोल रहे हैं, अरे भाई मैं बताऊं कैसे कौन हाईएस्ट पाया, मैं खुद नहीं जानता हूं कि हरिश्चंद्र मिश्रा नाम का लड़का कौन है। मैं तो उसको पढ़ाया नहीं हूं, मैं तो डायरेक्ट परीक्षा में बैठा। मैंने उस टॉपर का टॉपर बन गया, और मेरा एंट्री जो हुआ ना, लगता है डबल सेंचुरी के साथ क्रिकेट की दुनिया में। तो हमको क्या बोला, वहां से अब अपने आप इज्जत बचाना है। दूसरा जब परीक्षा हुआ तो भैया यदि अब की बार कम पाएंगे तो बोलेगा नकल किया था। तो मैंने क्या पढ़ना शुरू कर दिया, और गाइडेंस सर लोग का मिलता गया। सर अच्छा पढ़ा, बहुत मेहनत, सुरेंद्र सर बहुत मेहनत करते थे, अच्छा पढ़ाते थे। सर भी अच्छा, मैं तो बहुत मेहनत करते थे। ऐसा मेहनत आजकल के टीचर नहीं करते हैं। बहुत मेहनत बारीकी से, अठट वो किताब ले करके, उसमें किताब नहीं था, कहाँ से निकाल करके खोज करके क्वेश्चन को लिखाते थे, हम लोग से रटवाते थे और परीक्षा लेते थे। कोई स्कूल में इतना ट्यूशन था ना, किसी स्कूल को बुक कर लेते थे जिस दिन टेस्ट होता था उनका। तो सोचिए कितने वहां पर वो अच्छा पढ़ाते थे उस समय। तो कहने मतलब ये हो गया ना कि हम जैसे उस एक शब्द वाक्य जो था कर्मण्येवाधिकारस्ते मां, उसके आगे हमारा क्या, रीडिंग के बाद हमारा क्या, वहां पर मेरा रिजल्ट अच्छा हुआ। रिजल्ट अच्छा होने के बाद
हमारा जो है अपना मन बैठता चला गया। तो आप लोग को 3 काम तो करिए, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। याद नहीं होता, कमजोर है, कोई बात नहीं है। रीडिंग तो आता ना भैया, रीडिंग करो, पढ़ने आता है किताब, लिखने आता है लिखो, सुनने आता है सुन लो। तो लिसनिंग, रीडिंग और एक राइटिंग करेंगे ना, आपका 70% हो गया। हमसे शिक्षा लीजिए, हम क्या, हम 70, हमने 100% सबको पछाड़ दिया था। तो आपका 70% मेरा गारंटी है कि आपका कंप्लीट हो गया है। 30% के लिए थोड़ा सा याद करने की क्षमता रहेगी तो आपका पूरा तैयार ही जाएगा। इसलिए आप लोग मेरी इस बात को, सलाह को मानिए, रीडिंग पर विशेष ध्यान दीजिए। रीडिंग करने जिसको आ गया वो कभी हार नहीं मान सकता है, वो सफल होगा। हम लोग सजेशन से पढ़ लेते हैं, यहाँ से पढ़ लेते हैं, कविता पढ़ लेते हैं। इससे क्या होता है ना, नंबर भले पा जाएंगे लेकिन डर बना रहेगा। मैं हमेशा कभी सजेशन टाइप नहीं, मैं हमेशा A to Z पढ़ाता हूँ। अब आप बोल देता हूँ, आपको जितना लेना है लो, आप 100% लो, आप 70% लो, आप 50% लो, लेना आपका काम है। पढ़ाना मेरा, मैं पढ़ाऊंगा 100%, आप लेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, अपने अपने ब्रेन के कैपेसिटी को। ताकि किसी बच्चे का ऐसा ना हो कि सर कम पढ़ा रहा है, किसी को ना लगे ज्यादा पढ़ा रहे हैं। किसी को ना लगे ज़्यादा। पढ़ाते हैं सब, और लेकिन लेने को बता देते हैं आप लोग कैसे इसको ऑब्जर्व करें। सर जहाँ तक पता है कि आप अपने कारोबार में, कारोबार तो बोलना सही नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और उन व्यस्तता के बीच में आप मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किए और इस प्लेटफ़ॉर्म पे आए। मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं एकेडमिक एरिया के सभी लोगों को नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहाँ पर बुला करके, मेरा एक शिक्षा का जगह पर बुला करके, पर किस व्यक्ति को बुलाना है, क्या करना है, ये जो आप लोगों ने किया, ये सचमुच सराहनीय है। आजकल तो इंटरव्यू, तो हम लोगों का इंटरव्यू लेने वाला कोई नहीं है। हम लोग अनसंग हीरो हैं, जो भी हो, गुमनाम हीरो हैं समाज के। आजकल तो देखिएगा, जहां जाता मीडिया लोग कहाँ भागता, ये बोलना की जरूरत नहीं है कि ये लोग कहाँ कहाँ पहुंच। आज के दिन में स्पेशली लोग ट्रेंडिंग टॉपिक को खोजते हैं। जहाँ से उनका लाभ होता है, जहाँ लोग सुनना पसंद करते हैं, जो चीजें इंटरेस्टिंग होता है, टीआरपी बढ़ता है, जो भी होता है तो सुनते हैं। आपको लगा कि नहीं, हमारे बच्चों को कुछ मोटिवेशन मिले, तो ऐसे ऐसे लोगों को बुला करके यहाँ से आप इंटरव्यू लेते हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। इसके पहले में आप 1-2 लोगों का मैं इंटरव्यू देखा, आप लिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से, बच्चों में बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है, और इस तरह का आप कार्य करते रहिए। सर जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग इस एकेडमिक एरिया के प्लेटफॉर्म पे आज ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तो आपको बेसिकली तो हम लोग बताए ही हैं कि हम लोग यहाँ पे किस तरीके का काम करते हैं, किस टॉपिक पे काम करते हैं, बच्चों के फ्यूचर के लिए हम लोग भी काम करते हैं, ताकि आपके तरह तो नहीं बोल पाएंगे लेकिन आपके ही बताए हुए जैसे रास्ते, हम लोग उसी के हिसाब से हम लोग भी अपनी छोटी छोटी कोशिशें करते हैं, ताकि हर एक छोटे वर्ग, हर एक छोटे परिवार के बच्चे भी हम लोग के पास आके एक अच्छी सुविधाओं के साथ, अच्छी व्यवस्थाओं के साथ मतलब आके यहाँ पे अपना पढ़ाई करके और अपने करियर को बना सकें। थोड़ा सा हमको और मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको भी थोड़ा सा गाइड करिएगा। पहले तो मैं इस एकेडमिक एरिया के जो चेयरपर्सन है दीपक मिश्रा जी को मैं आशीर्वाद दूंगा, नमस्कार या आशीर्वाद में जो भी हो। आप जिस तरीके से आप एक जुनून बनाए हैं शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, जिसका बच्चों की सुविधा के लिए जो आप दिए हैं इस श्यामनगर के इलाके में, ये पहली बार है कि बच्चे जो है ना, कि मैंने 12th तक तो हम लोग संभाल लेते हैं, बहुत टीचर हम लोग मैंने जगदलबाग में भरे हुए, हम लोग बात संभाल लेते हैं बच्चों को, नो डाउट, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हम लोग के इधर में, बहुत बच्चे पढ़ते, बच्चे संतुष्ट भी, एक से एक टीचर। लेकिन एक कमी थी हम लोग के इलाके में, विशेष करके नहट्टी से लेकर बैरकपुर के बीच में एक कमी थी। इस कमी को जो पूरा करने का काम आपने किया है वो सचमुच ही प्रशंसनीय है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपका जो एकेडमिक एरिया है ये उन्नति के पद पर जाए और बच्चे जो हैं यहाँ पर एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सके। मैं आप लोगों का वीडियो देखता, मैं
जाता है, मैं देखता एकेडमिक एरिया का और बहुत सुंदर ढंग से दिन पर दिन क्या हो रहा है ना कि वो बहुत परफेक्शन उसमें आता जा रहा है। दिन पर दिन परफेक्शन, आज से 5 साल पहले कुछ और था, लेकिन अब बहुत ही उसमें जो सुधार हुआ है। और ये तो बच्चों को अब दिखना है कि भाई हम होता है ना कि आजकल हम कहाँ पढ़ते हैं, फलाना जगह पढ़ते हैं, ढिकाना जगह पढ़ते हैं। अरे भाई अपने अंदर सोचो कि हमारे अंदर क्या, आप कहीं भी पढ़िए, आपको समय बचे, सुविधा हो, आप बड़े आसानी से तैयारी कर सकते हैं। जब हम यहाँ मैथ पढ़ा रहे थे ना, तो इलाका में कोई हिंदी भाषा भाषी जो टीचर उतने नहीं थे मैथ पढ़ाने के लिए, बच्चों को टीटागढ़ जाना पड़ता था। लक्ष्मी सर के पास बहुत अच्छे टीचर थे, वहां जाना पड़ता, उनको बच्चों को रोका कि हम, अब मैं यही भगवान से दुआ कर, आप भी बच्चों को रोक पाए कि श्यामनगर में एक अच्छा इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को नौकरी के लिए तैयारी कराता है, तो बच्चों को जो है सियालदह बाग और दूर दूर न जाना पड़े। तो आप उन्नति करें, ये मेरा आशीर्वाद आप लोग के साथ है। धन्यवाद सर। आज आपने हमें शिक्षा की गहराई, जीवन की सच्चाई और दुनिया की खूबसूरती सब कुछ बहुत ही अच्छे से सिखाया है। दोस्तों, शिक्षा का मतलब किताबों का अध्याय नहीं, बल्कि जीवन का अध्याय है। और आज हम लोग का जो चैप्टर था, जो टॉपिक था इस पॉडकास्ट शूट करने का, शिक्षा का उड़ान। आज का पॉडकास्ट हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए अनुभव और एक नए सफर के साथ। धन्यवाद।